हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल टीजीटी साइंस प्रेप। इस चैनल पे जो नए आए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि इस चैनल पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर के कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे कंटेंट के क्वेश्चन आंसर फ्रेम करके आपको समझाया भी जा रहा है और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर इन द लास्ट मोमेंट। सो यूनिट वाइज है, तो आप देख सकते हैं जो यूनिट आपको वीक लगती है वो देख लीजिए, या एक बार सारा रिवीजन हो जाएगा तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए सारी यूनिट से कि आपको क्वेश्चन फ्रेम आउट करके प्रॉपर मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन नोट डाउन करो और उसको अटेम्प्ट करो अपने आप, और फिर क्रॉस चेक कर लो जो आपको क्वेश्चन जो आंसर्स इन वीडियोस में प्रेजेंट है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों की स्पीड क्या है, स्पीड मैच कर सकते हो कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है ना, टाइमर लगा के तब करना है। और अगर रिवीजन करना है तो आप पूरी वीडियो देखो, फिर उसके उसी टाइम पे ही वीडियो देखते टाइम आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, और फिर उन क्वेश्चन की एक बार देखने के बाद वीडियो पूरा आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जो मिस्टेक रहती है उनको चेक करके, और फिर उन मिस्टेक को लर्न कर लो। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर क्वेश्चन आंसर राइटिंग। लास्ट मोमेंट है, ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप लोग रिवीजन करते फिरो, और अगर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे तो उस तरीके से आपकी लर्निंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है आपके एक्स्ट्रा टाइम दो नोट्स बनाओ, नोट्स से प्रैक्टिस आउट करो। तो दैट इज इट। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड अपना। आज हम यूनिट करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड। तो our first question is student is studying structural formula and molecular formula मॉडल्स ऑफ मीथेन इथेन एंड इथाइन। तो एक स्टूडेंट है वो इनके स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की स्टडी कर रहा है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनके बॉन्ड एंगल्स में डिफरेंस है और हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है। तो इसी बेसिस पे एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो रिलेटेड टू द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, किस तरीके से इनकी शेप्स जो है इन मॉलिक्यूल्स की वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन पे किस तरीके से डिपेंड करती है, और इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ड्रॉ करना है और आइडेंटिफाई करना है इनके बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टाइप ऑफ तो जो हमारे पास एग्जांपल दिए हुए हैं मीथेन इथेन और तो इनकी शेप्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक बाय द स्पेसिफिक फेस द कार्बन एटम्स वैलेंस ऑर्बिटल मिक्स। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो कार्बन एटम्स है वो उनके वैलेंस ऑर्बिटल्स है वो मिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं टू अकोमोडेट बॉन्ड्स। तो वो बॉन्ड्स बनाने के लिए किस तरीके से हाइब्रिडाइज करते हैं, एक स्पेसिफिक वे होता है उसका, और इसी रिलेशनशिप को किस तरीके से गवर्न किया जाता है वेस्पर थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो विच डिक्टेट्स दैट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मूव करते हैं एज फार अपार्ट एज पॉसिबल वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अगर मीथेन का एग्जांपल देखें हम फर्स्टली, तो जो कार्बन एटम्स है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल्स है जो कि मिक्स करके फॉर्म करती है 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये किस तरीके से आया, क्योंकि अगर हम जो कार्बन है ना, कार्बन के अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें दैट इज 1s2 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 लिखा तो जाएगा 2s2 है ना, आप ही लिखते हैं फिर आगे समझेंगे, और 2p4 सॉरी 2p2। तो इससे क्या होगा कि जो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो पी वाली जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनको ये हाफ फिल्ड कर लेता है, तो दैट इज 2s1 और 2p3 हो जाता है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ये सेकंड ग्रुप की खासियत है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये sp s और p3, तो ये इसकी इस तरीके से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती है। तो अगर शेप इसकी ड्रॉ करेंगे तो टेट्राहेड्रल शेप के फॉर्म में मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें क्या होगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे पॉइंट टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल की जो शेप होती है ना, तो उस बेसिस पे ये इसकी शेप डिसाइड होगी, और जो कॉर्नर्स होंगे उसमें हमारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, जिससे मिनिमाइज हो जाएगा रिपल्शन बिटवीन एटम्स। तो बॉन्ड एंगल क्या क्रिएट होगा अगर वो टेट्राहेड्रल शेप में है, तो 109.5। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो अगर टेट्राहेड्रल के फॉर्म में आएगा तो दैट विल लुक लाइक 3D स्ट्रक्चर होगा। देखिए इस तरीके से ड्रॉ, यहाँ पे बीच में कार्बन, सॉरी बीच में कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। तो इथेन के पे आते हैं, तो इथेन में जाता है कि हर एक जो कार्बन एटम है वो अंडरगोस sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल का होगा और दो p ऑर्बिटल होंगे जो कि मिक्स करके फॉर्म करेंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, लीविंग वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो कि फॉर्म करती है पाई बॉन्ड के बना के बताया। तो इस बेसिस पे इसका डायग्राम क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में 3D स्ट्रक्चर जो है इसका, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो लाई करेंगे एक सिंगल प्लेन में डायरेक्टली टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीन तो जो है वो सेम उसमें रहेंगी, ठीक है। और
उसके बाद जो फोर्थ रहेगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सिक्स, और ये सारे किस एंगल पे रहेंगे, 120 डिग्री एंगल पे। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होगा। इथाइन को अगर देखें, इथाइन में क्या होगा, जो हर एक जो कार्बन एटम है वो अंडरगोस sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसमें दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो इससे क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स करके फॉर्म करेंगे दो लीनियर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल करेंगे, जो कि फॉर्म करेंगे दो पाई बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। शेप क्या रहेगी इसकी, लीनियर रहेगी लाइक दिस। और जो ये टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो नीचे रहेंगे एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री सेल्सियस रहेगा अगर स्ट्रेट लाइन में फॉर्म करते हैं। तो अगर इनके समरी टेबल देखिए जो हमने अभी समझा, तो मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन इथाइन की और इथेन की, और इनकी ज्योमेट्री क्या क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर और लीनियर फॉर्म, और इनके एंगल्स। तो इस तरीके से आप कंक्लूड करके लॉजिक करते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगोज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। इन तीनों के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। सुटेबल एग्जाम्पल का यूज करते हुए, और इथीन एडिशन रिएक्शन करती है लेकिन क्लोरो इथीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, ऐसा क्यों? तो अगर रिएक्टिविटी देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, वो लार्जली डिपेंड करती है कि उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स किस तरीके होते हैं, सच एज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, कितने मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी डिफर कर जाती है। तो हम नीचे हमारे तीनों जो रिएक्शन है उनके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इनके एग्जांपल्स को देखते हुए हम समझते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में जाता है, कोई भी एटम या ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे किसी मॉलिक्यूल के, वो रिप्लेस करते हैं दूसरे एटम को, ग्रुप ऑफ एटम को। तो इससे क्या होगा, जो सैचुरेशन लेवल है मॉलिक्यूल का वो सेम ही रहेगा। जैसे CH4 है, Cl2 के साथ रिएक्ट करता है लाइट की तरह ही इसमें, दैट विल गिव CH3Cl एंड HCl। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ एटम्स, यहाँ का एक H इधर मूव कर गया, यहाँ का Cl इधर मूव कर गया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ही रिप्लेस हो रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स सब में बराबर है ना। और अगर एडिशन रिएक्शन देखें तो इसमें हम दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है, टिपिकली फॉर्म करता है पाई बॉन्ड, जिससे वो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ब्रेक करके फिर बनता है। तो सॉरी, एक जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके न्यू सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है, टर्निंग इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि ये है इथीन, इथीन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इथेन, राइट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एटम्स और ग्रुप्स रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, एंड इट इज एसेंशियल। ये एसेंशियली जो एडिशन रिएक्शन है अपोजिट होता है। एग्जांपल से समझते हैं, CH3CH2 और OH। तो इसको अगर इसका नेमिंग करेंगे, दैट इज इथेनॉल। तो इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे हम, तो क्या फॉर्म करेगा, CH2H4 प्लस H2, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो कि किस तरीके से होगी, जब आप कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव करते हो फ्रॉम द एडजेसेंट एटम। जैसे यहाँ का एक H मूव कर जाता है OH को लेके आउट, है ना, रिएक्शन से कंपाउंड से बाहर निकल गया। तो इथीन जो है वो रिएक्टिविटी अलग शो करती है, और क्लोरोइथीन अलग रिएक्टिविटी शो करता है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो इनकी डिफरेंस देखते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिफर करता है, इनकी सैचुरेशन डिफर करती है। जैसे इथेन के केस में देखें तो एडिशन होता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा कि एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होगी, जब हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अ, हमारा क्या फॉर्म करेगा, कि जैसे इथेन क्रिएट हो गया, एल्केन फॉर्म हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन शो करेंगे। जैसे इथेन क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसमें क्या होंगे, एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और एक वीक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड है वो क्रिएट करता है एक रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पाई बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी उसके प्लेन के अबव एंड बिलो। तो इससे क्या होगा कि वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स को, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा। जिससे क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक करेगा और फॉर्म करेगा दो स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, जो कि एनर्जेटिकली फेवरेबल रहेंगे। और जो इथीन है वो ऐड कर लेगा एटम्स को डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, और टू रीच अ मोर स्टेबल सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा। क्लोरोइथीन के केस में देखिए तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोइथीन है वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ब्लैक ऑफ पाई बॉन्ड होने की वजह से जो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो उन बॉन्ड्स को इजीली हम ब्रेक नहीं कर सकते और अकोमोडेट कर नहीं कर सकते नए एटम, बिना जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है उनको रिमूव। सो इसी वजह से क्या है कि जो सी कार्बन और Cl बॉन्ड जो है वो पोलर होता है, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इसे क्या करती है, वो क्रिएट करती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, और इस वजह से वो उसको ससेप्टेबल बना देती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। कौन? क्लोरीन।
तो इससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस कर देगा क्लोरीन आयन, राइट। इजी, क्योंकि क्लोरीन है उसको रिमूव कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि जो पोलर बॉन्ड एक क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास कार्बन के पास पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन की वजह से, इससे ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। हमारा इस तीसरे किसी जो इथेन है वो रिएक्ट करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है, वो फॉर्म बिकम सैचुरेटेड। लेकिन क्लोरोथेन के केस में देखिए तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा फंक्शनल ग्रुप का, लेकिन जो हमारा सब्सटेंस है वो सैचुरेटेड ही रहेगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, जिसमें आप अगर जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो डिफर करते हैं बाय दी CH2 यूनिट, मतलब सिर्फ उनमें इसका डिफरेंस होता है कि बाकी वो सेम होते हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो शो ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आते हैं। तो कंसिडर करो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, दो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के, कंपेयर करने हैं कि इनके जो फंक्शनल ग्रुप है उनको, और एक्सप्लेन करना है कि जो दोनों के पास प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, जैसे कि OH इन अल्कोहल एंड COOH इन एसिड लीड टू डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किस तरीके से जो इन दोनों में ये फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, इनके जैसे क्या केमिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंसेस आते हैं इनके अंदर, सच है उनकी एसिडिटी के बारे में क्या डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो केमिकल बिहेवियर देखिए हम अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो प्राइमरीली डिपेंड करते हैं उनके फंक्शन ग्रुप जो उनके पास प्रेजेंट है। दोनों के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इनका जो स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एटम्स का, वो उनकी डिफरेंट डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट केमिकल प्रोफाइल जनरेट करेगी। तो अगर कंपैरिजन देखें इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप का, तो इसके पास OH है, इसके पास COOH। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो जो ऑक्सीजन एटम है वो सिंगल बॉन्डेड है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्डेड है ना। लेकिन कार्बोक्सिलिक में कार्बोनिल जो ग्रुप है वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है सेम ही कार्बन पे सिंगल बॉन्ड। दिस इज हाउ इनका जनरल फॉर्मूला हम राइट डाउन करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिल एसिड डिफर करते हैं, दोनों सीरीज को देखे एक्सिबिट करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इन दोनों की सीरीज किसकी, अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि ड्यू टू पोलर OH बॉन्ड, तो पोलर OH बॉन्ड की वजह से क्या होगा कि ये लीड करता है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स जिसके अंदर OH बॉन्ड पोलर OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इससे उनका इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा कंपैरिजन टू दी हाइड्रोकार्बन जिनका सेम मॉलिक्यूलर मास है। तो जिसमें OH प्रेजेंट होगा उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से। राइट। तो क्या होगा कि जो अल्कोहल के फॉर्म में देखें अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, तो हर एक जो मॉलिक्यूल है वो एक्ट करेगा एज अ डोनर एंड एन एक्सेप्टर बोथ, तो इन दोनों की तरह एक्ट करेगा अल्कोहल तो। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में देखिए तो ये स्टेबल डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक दो मॉलिक्यूल्स आपस में पेयर पेयर फॉर्म में रहते हैं वाया दी टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इसको डायग्राम से समझे तो जैसे सी डबल बॉन्ड O रहेगा, राइट, इधर बाकी ग्रुप्स प्रेजेंट है, एक साइड OH है, एक साइड कार्बन की चेन। तो अगर दूसरे मॉलिक्यूल को देखेंगे तो जो दूसरे मॉलिक्यूल का OH है ना, OH होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म होगा कि एक स्टेबल डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और जो हर एक मॉलिक्यूल है वो का दूसरे कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल का है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि डायमर्स फॉर्म करने की वजह से जो इफेक्टिवली जो डबल मॉलिक्यूलर मास क्रिएट हो रहा है लिक्विड फेज के अंदर, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो टिपिकली शो करेंगे हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्कोहल्स ऑफ द सिमिलर साइज। तो इस तरीके से डिफरेंस आता है इनके अंदर। तो अगर इनकी एसिडिटी देखें कि क्यों जो एसिड्स है वो एसिडिक होते हैं, तो ये सबसे स्ट्राइकिंग डिफरेंस लाई करता है इनकी एबिलिटी में, क्योंकि ये डोनेट कर सकते हैं H+ जो भी एसिड्स होते हैं उनके बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल किस कैटेगरी में आते हैं, न्यूट्रल होते हैं या फिर वीकली एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कोई भी एल्कोहल अगर प्रोटोन लूज करेगा उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी को समझते हुए कि अगर वो H पॉजिटिव रिलीज करता है तो वो फॉर्म क्या करेगा, एल्कोक्साइड आयन। जो एल्कोक्साइड आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज अगर लोकलाइज करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि एक अनस्टेबल काइंड ऑफ फॉर्म होती है कंपाउंड की, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाएगा जो अल्काइल ग्रुप है R। तो इससे क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन के ऊपर वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो आयन है ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आने की वजह से एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो एल्कोहल है वो आयन फॉर्म में ना रह के वो आसानी से H पॉजिटिव को लूज नहीं करते, वो इवन अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी हुई। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का देखिए दैट मीन्स कि जो अल्कोहल ग्रुप्स है वो H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो सकते हैं, दैट मीन्स दे क्या तो बिल्कुल ही वीक एसिड्स होंगे या फिर न्यूट्रल कैटेगराइज।
कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता, वो इजीली लूज कर सकते हैं प्रोटॉन को, इट फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, सिर्फ रीजन क्या है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा था किस तरीके से कि जो नेगेटिव चार्ज है वो फिक्स्ड नहीं होता एक ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसके पास दो ऑक्सीजन होते हैं, तो उनके बीच में डीलोकलाइजेशन होता है और नेगेटिव चार्ज है उसका, तो इससे वो रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनिल जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड हो वो पुल करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड करता है ये पुल, तो इससे क्या होता है, इजियर हो जाता है हाइड्रोजन प्रोटॉन फॉर्म में रिलीज हो जाने में। तो इस तरीके से वो H पॉजिटिव अगर आसानी से रिलीज कर पा रहे हो फ्रॉम दी कार्बोनिल ऑक्सीजन के पुल की वजह से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंस होता है ज्यादा, तो इससे क्या होगा कि वो एसिडिक कैटेगरी में आ जाएगा और यूजली H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन है वो उसको ज्यादा विलिंग बना देते हैं टू रिलीज H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर हम इसको केमिकल टेस्ट से भी डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, तो हम इनको दोनों को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके में क्या प्रोड्यूस होगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा तो ये CO2 इवोल्यूशन CO2 गैस को है वो इवोल्व करेगा, लेकिन अल्कोहल केस में ये रिएक्ट ही नहीं करता, इसके साथ CO2 गैस को रिलीज नहीं करता। दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में आएंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबी हो गई बट इसको एक दो पार्ट में पूछा जा सकता है, या फिर इसी में से ही कोई MCQ फॉर्म में बता दे, जैसे स्टेबल डाइमर्स के बारे में पूछ ले, तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स इससे MCQ भी बन जाएंगे और इसमें फर्दर आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे डिस्क्रिप्टिव भी और पार्ट भी बन सकते हैं। और इजी वे है कि अगर आप क्वेश्चन से पढ़ते हो तो आप इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आई थिंक सो। बाकी सबकी डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, दो कंपाउंड है हमारे पास जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है, दैट इज C2H6O। तो ये इसकी वन शॉट एसिडिक प्रॉपर्टी, जो इसके दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो कंपाउंड बने, उनमें से एक एसिडिक प्रॉपर्टी जो है दूसरा नहीं। काइंड ऑफ जो हमने अभी ऊपर रिएक्शन क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब काइंड ऑफ कुछ कुछ इसी तरीके की चीजें मिलेंगी हमें। आइडेंटिफाई करना है उस कंपाउंड को, ड्राइव करके नेम बताने हैं और इनमें किस टाइप की आइसोमरिज्म है और कौन सा एसिडिक है कौन सा न्यूट्रल, ये। तो इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इनमें से एक कंपाउंड तो हमारा इथेनॉल है और दूसरा कंपाउंड मिथोक्सी मीथेन। फाइन, तो इससे क्या हम मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स है वो इलस्ट्रेट होंगे बाय अरेंजिंग द एटम्स। तो फंडामेंटली जो उनके अ, अगर स्ट्रक्चर कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो ही डिफरेंट होगा, तो उनकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो रिएक्टिविटी वो भी डिफर करेगी। जैसे अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे तो ये हो गया हमारा इथेनॉल और ये हमारा होगा मिथोक्सी मीथेन, ये एल्कोहल है हमारा, ये ये इनकी क्लास ऑफ कंपाउंड हो जाएगी। अगर ये आइसोमर पढ़े तो ये जो दो कंपाउंड बन रहे हैं एक ही मॉलिक्यूलर जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है उससे, तो दैट शोज कि ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेंगे, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं ना हमें दोनों अलग अलग कंपाउंड में, दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है उनको क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। अगर इस केस में देखिए तो दोनों शेयर करते हैं फॉर्मूला और कंटेन करता है एक OH और एक O। जस्टिफिकेशन अगर हम देखें कौन सा एसिडिक है और कौन सा न्यूट्रल है, तो इनका एसिडिक बिहेवियर में डिफरेंस हम किस तरीके से बता सकते हैं कि कौन जो H पॉजिटिव आयन है वो एनवायरमेंट में रिलीज कर सकता है आसानी से। तो हमने इथेनॉल का तो अभी देखा था कि इसमें पोलर OH बॉन्ड होता है, तो जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, जिससे वो पुल करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिससे OH बॉन्ड है वो वीक पड़ जाता है। इसको पॉसिबली सेपरेट करना, लाइक H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना डिफिकल्ट है। और अगर मेटल के साथ रिएक्शन देखें तो जो इथेनॉल है वो रिएक्ट होता है एक्टिव मेटल के साथ। तो अगर सोडियम के साथ हम इथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे तो H2 गैस रिलीज होगी, जो कि कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है एसिडिटी को चेक करने के लिए। तो दिस इज हाउ द रिएक्शन, अगर हम राइट डाउन करें तो C2H5OH को अगर हम रिएक्ट करें सोडियम के साथ, वी आर गेटिंग दिस एंड H2 गैस का रिलीज। मिथोक्सी मीथेन के केस में देखें तो इसमें अगर मिथोक्सी मीथेन के केस में देखें तो जो सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं वो बॉन्ड करते हैं डायरेक्टली टू दी कार्बन एटम, डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ हो रही है। तो अगर इनकी पोलैरिटी देखिए बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी कार्बन एंड हाइड्रोजन की वो बहुत कम होगी, मेकिंग द CH बॉन्ड नॉन पोलर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होगा, लैक ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन मिलेगा हमें। अगर लैक ऑफ हाइड्रोजन आयनाइजेबल हो पाएंगे तो कोई भी हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन और ये मॉलिक्यूल्स हैं वो डोनेट नहीं कर पाएंगे प्रोटॉन को, तो दैट मीन्स इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, तो केमिकली न्यूट्रल ही रहेगा। तो इसका अगर कंपैरिजन करें टेबुलर फॉर्म में, तो बॉन्डिंग देखें तो इसमें OH बॉन्डिंग है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो इसमें हाई मतलब स्ट्रॉन्ग है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें नेग्लिजिबल है, लो बॉइलिंग पॉइंट है।
सोडियम टेस्ट के दौरान ये H2 का एफर्वेसेंस करता है, ये रिएक्शन में शामिल होता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ मीथेन एंड मीथेन मीथेन एंड मिथाइन। तो वो ऑब्जर्व करती है डिफरेंट बॉन्ड एंगल, ये हम कर चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो डिफरेंशिएट करना है इन दोनों टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जांपल के थ्रू, और क्यों जो ब्यूटेन है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है, वाइल C2H6 है वो फंक्शनल शो करता है। तो ये वाला तो एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, ब्यूटेन का और एग्जांपल हम पढ़ेंगे कि ये क्यों स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है। तो आइसोमरिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखिए तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कंपाउंड शेयर करते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती है एटम्स की, जिससे वो डिस्टिंक्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती है। तो इन दोनों को, दोनों टाइप्स की आइसोमरिज्म का अगर हम डिफरेंस देखें तो स्ट्रक्चरल में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट रहेंगे कार्बन के स्केलेटन की, लाइक स्ट्रेट रहेंगे या ब्रांच रहेंगे इस फॉर्म में। लेकिन फंक्शनल वाले में देखिए तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा लेकिन वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को पोजेस करें। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए तो ये थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा ब्रांचिंग के साथ, राइट। इसमें डिफर करेंगे सिग्निफिकेंटली क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में भी डिफरेंस आएगा, है ना। तो उस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट में भी ज़्यादा चेंज आएगा, इसमें स्लाइट डिफरेंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो ये सिमिलर होते हैं क्योंकि होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। ये एंटायरली डिफरेंट पड़ जाते हैं क्योंकि डिफरेंट ही होमोलोगस डिफरेंट सीरीज को ही फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरेज का एग्जांपल अगर हम देखें तो एन ब्यूटेन है, वो स्ट्रेट लाइन शो करता है, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है। और आइसोब्यूटेन है वो ब्रांच भी चेंज हो जाता है। फंक्शनल में देखिए तो इथेनॉल है हमारे पास, वो एल्कोहल होता है, और डाइमिथाइल ईथर है, वो एक ईथर फंक्शनल ग्रुप को कैरी करता है। लेकिन इनका दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। ये डिफरेंस बिहेवियर में क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ आइसोमरिज्म होती है मॉलिक्यूल की, वो एग्जिबिट करती है डिपेंडिंग ऑन द इट एटम्स और पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो अगर रीअरेंजमेंट ही हो जाएगा एटम्स का तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। तो ब्यूटेन जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है, और C2H6 को फंक्शन क्यों शो करता है, क्योंकि अगर ब्यूटेन का देखें ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, इसमें लिमिटेड वैरायटी हो सकती है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है और सिंगल तरीके से सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और देयर आर नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती कि यहाँ पे कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्रिएट कर सकते, राइट। तो इसकी चेन फ्लेक्सिबिलिटी देखिए तो 4 कार्बन एटम है हमारे पास, तो इसमें ये बैकबोन कैन इधर भी कंटिन्यूअस स्ट्रिंग भी हो सकती है या फिर 4 की कंटिन्यूअस स्ट्रिंग भी हो सकती है, या फिर 3 एक ब्रांच में है और एक दूसरी ब्रांच में है, रुके। इसी तरीके से अगर सेम में है तो एम्ब्यूटेन फॉर्म करेगा, और अगर ब्रांच फॉर्म हो रही है तो दैट इज आइसोब्यूटेन। ये फंक्शनल ग्रुप क्यों शो करता है, फंक्शनल आइसोमरेज, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। आगे दोबारा एक टॉपिक लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, जिससे पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न इंक्रीज जाती है। तो अगर ऑक्सीजन बॉन्ड कर सकती है क्या तो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ में जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेगा, या फिर सिट बिटवीन द कार्बन एटम्स टू फॉर्म द ईथर लिंकेज। तो कार्बन चेन की जो लेंथ है, अगर विद ओनली 2 कार्बन देयर इज एन इनफ लेंथ टू क्रिएट ब्रांचेस, तो ब्रांचेस तो क्रिएट नहीं हो सकती क्योंकि 2 कार्बन है। तो जो वेरिएशन है वो फंक्शन ग्रुप पे ही डिपेंड करेंगे। तो इथेनॉल को इस तरीके से, और ये तरीके से हमने कभी बना था। हाई वेटेज कॉन्सेप्ट कैसे है, कि अगर हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो ब्रांचिंग है वो रिड्यूस करती है सरफेस एरिया किसी मॉलिक्यूल का, और वेंडर वॉल जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, और इसीलिए जो आइसोब्यूटेन है वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एंड मीथेन, और इन द फंक्शनल आइसोमर जो इथेनॉल होते हैं वो हायर बॉइलिंग पॉइंट कैरी करते हैं, और डाइमिथाइल जो डाइमिथाइल ईथर है वो इथेनॉल फॉर्म करते हैं। इथेनॉल कैन फॉर्म हाइड्रोजन। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में देखें तो इथेनॉल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर पाते हैं लेकिन डाइमिथाइल ईथर में नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इथेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट। That's the point. एक स्टूडेंट है वो आस्क टू क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनको क्लासिफाई करने के लिए बोला है। तो आइडेंटिफाई करो इनकी होमोलोगस सीरीज कि किस सीरीज को ये बिलोंग करता है, और इनके फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करना है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और यूनियन देनी। तो इनको क्लासिफाई करेंगे इनके स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम को देखते हुए कि ये क्या फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि मिथाइल CH2 देखें तो ये ग्रुप है, ये डिफरेंट रिएक्टिव सेंटर्स ऑफ मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है। जैसे अगर हम इसको राइट डाउन करें, इसका केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड, तो CH3OH CHO COOH और H2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या क्या है, दीज आर नेम, एक में हाइड्रोक्सिल है, एक में एल्डिहाइड है, एक में कार्बोक्सिल है, एक में अमीनो ग्रुप। तो इनकी होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगी, अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिल जैसे करानी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो अल्कोहल क्या शो करते हैं, हाईली फ्लेमेबल होता है और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिल।
और अंडरगो करते हैं सब्स्टिट्यूशन में डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डेली यूज देखें अगर एल्कोहल का, तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट का काम करता है मिथेनॉल, और डीनेचुरेंट होते हैं इथेनॉल। और ब्रॉडर सेंस में देखिए तो एल्कोहल है वो यूज होते हैं सैनिटाइजर और फ्यूल एडिटिव्स में। एल्डिहाइड के केस में आता है तो इसमें सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होता है जो कि काफी रिएक्टिव होता है, जिसके लिए होता है जो एल्डिहाइड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय एडिशन रिएक्शन। डेली बेसिस पे अगर इनका यूज देखें तो ये प्रिकर्सर के फॉर्म में यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि वेरियस वस्तुओं में फ्लेवरिंग एजेंट में यूज किए जाते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड एक फर्स्ट मेंबर है जो कि यूज इन द प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखिए केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि आसानी से रिलीज कर देते हैं H+ आयन और रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ और फॉर्म करते हैं स्वीट स्मेलिंग एस्टर। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन शो करते हैं विद अल्कोहल। इनके डेली यूज देखें तो इथेनॉल एसिड जो है एसिटिक एसिड है वो मेन कंपोनेंट होता है हमारे विनेगर का, जिसमें 5 से 8% सोल्यूशन होता है जो कि यूज किया जाता है कुकिंग में, फूड प्रिपरेशन में। हम इन सबके देखें तो ये बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम है, उसके पास लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर रहेंगे तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन को। इससे क्या होगा कि वो often have strong और fishy odor इस वजह से। और जो amines होते हैं वो यूज देखे तो ये प्रोडक्शन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन डाइज में पॉलीमर्स लाइक नाइलॉन। एक हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है हमें CC8। हाइड्रोजनेशन पे हमें प्रोपेन मिलता है। आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड और राइट डाउन करने हैं हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सप्लेन करनी है रिएक्शन कि किस टाइप की रिएक्शन अंडरगो करता है, रिएक्शन का नेम है, और हाइड्रोजनेशन से उनकी प्रॉपर्टी में चेंज क्या और क्यों आता है। तो कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ये बिलोंग करेगा टू दी एल्कीन। अगर फॉर्मूला देखें ये वाला जनरल फॉर्मूला को यूज करके हम बता सकते हैं कि ये अल्कीन होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेगा एंड इट यील्ड C3H8 हाइड्रोजनेशन से, जिससे जो हमारा अननोन कंपाउंड है वो प्रोपीन होगा। राइट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमका राइट डाउन करना है, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें 3 कार्बन चेन है जिनमें एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और एक जो 2 कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, और एक में सिंगल, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर रिएक्शन देखें हमारी हाइड्रोजनेशन होती है जिसमें क्या है जो प्रोपीन है वो अंडरगो करता है एडिशन रिएक्शन। राइट, एडिशन रिएक्शन शो करके इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन स्पेसिफिकली बोला जाए तो उसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होगा प्रोपीन रिएक्ट करता है H2 गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, इसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम। ठीक है, जिससे क्या होगा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है और हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाते हैं टू दी कार्बन एटम। तो क्या करिए रिएक्शन हमारी देखें तो ये हमें मिल गया प्रोपेन। तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी हमने बता दी एडिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट दैट इज प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके प्रोपेन। मैकेनिज्म क्या है इसमें, जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करता है प्रोपीन में से और क्रिएट करता है दो अवेलेबल बॉन्डिंग साइट कार्बन के ऊपर, दोनों कार्बन के ऊपर, और एक न्यू और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करता है बाय अटैचिंग टू हाइड्रोजन। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आते हैं, क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन से वो कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। इस शिफ्ट की वजह से जो सेचुरेशन लीड्स टू दी सिग्निफिकेंट चेंज इन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो किस तरीके से जो केमिकल रिएक्टिविटी है प्रोटीन की वो हाईली रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होने की वजह से वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और ससेप्टेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स दी एडिशन रिएक्शन, जैसे कि अगर हम ब्रोमिनेशन करें या हाइड्रोजनेशन करें उनके टुवर्ड्स। लेकिन जो प्रोटीन है वो सैचुरेटेड होते हैं तो वो इनर्ट होते हैं और प्राइमरीली अंडरगो करते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखें तो जो कन्वर्जन फ्रॉम डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड है वो रिजल्ट करता है क्योंकि मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखिए दोनों के केस में तो दोनों गैस ही होती है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो चेंज इन मॉलिक्यूलर मास है और शेप है वो डिफर कर जाता है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन फोर्सेस जो कि अफेक्ट करता है उनकी बॉइलिंग पॉइंट को और डेंसिटी को, और लार्जर होमोलोगस जो मेंबर्स हैं उनके साथ ये डिफर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एक स्टूडेंट है वो ऐड करता है ब्रोमीन वाटर टू ईथीन जिससे वो ऑब्जर्व करता है डीकलराइजेशन। ऐसा वाइल कोई और चेंज उसको ऑब्जर्व नहीं होता अगर विद द ईथीन। क्या क्वेश्चन है इसमें, इथीन के अंदर अगर स्टूडेंट ब्रोमीन वाटर ऐड करा तो डीकलराइजेशन होता है, लेकिन इथेन के अंदर ब्रोम ब्रोमीन वाटर डालता है तो कोई चेंज नहीं आता। तो एक्सप्लेन करना है इस ऑब्जर्वेशन को और एक केमिकल इक्वेशन राइट डाउन करनी है इसकी, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई वो भी एक्सप्लेन। तो डिफरेंस क्या रहेगा इनके ऑब्जर्वेशन में, जो कि डिपेंड करता है उनकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन दोनों हाइड्रोकार्बन्स में।
इसी तरीके से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिफर कर जाती है। जैसे अगर ईथीन के केस में देखें तो ईथीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, अभी हमने पढ़ा था, और कंटेन करता है पाई बॉन्ड जो कि रिलेटिवली वीक होता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो जब ब्रोमीन वाटर इसके अंदर ऐड किया जाता है तो जो ईथीन के अंदर तो जो ब्रोमीन एटम्स है वो ब्रेक कर देते हैं डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन के बीच के, और ऐड करते हैं अक्रो ऐड हो जाता है जो ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो ऐड हो जाते हैं दोनों कार्बन एटम्स में, और दिस कंज्यूम्स द फ्री ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स कॉजिंग रेडिश ब्राउन कलर टू डिसअपियर। तो अगर ब्रोमीन ब्रेक होकर कार्बन के साथ अटैच जा रही है तो जो हमारे पास जो ब्रोमीन वाटर ऐड हुआ है जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, वो डिसअपियर कर जाता है क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्म ले लेता है। ईथेन के केस में देखिए तो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर सिंगल बॉन्डेड है, तो उसमें क्या ही ब्रेक होके क्या ही हो जाएगा। तो इससे क्या है, एक स्टेबल फॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इसकी वजह से कोई नो डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड ना होने की वजह से जो ब्रोमीन है कैन नॉट बी इजीली एडेड टू द मॉलिक्यूल एट अ रूम टेम्परेचर। तो बिना कैटेलिस्ट के ये रिएक्शन होती नहीं है। तो अगर कैटेलिस्ट नहीं डालोगे तो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ट्रिगर नहीं होगी, तो जो ब्रोमीन वाटर है वो सेम अपने फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा और सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन ही रहेगा, दैट्स व्हाई कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं है। अगर इनकी केमिकल रिएक्शन राइट डाउन करें हम इथीन के केस में, तो इथीन प्लस में Br2 रिएक्ट करेंगे तो दैट विल फॉर्म CH2Br एंड CH2Br। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 1,2-डाइब्रोमो ईथेन, जो कि कलरलेस लिक्विड है। लेकिन ईथेन के साथ रिएक्शन होगी तो ये कोई रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द रिएक्शन। अगर समराइज करें तो हम इस तरीके से इस चीज को समराइज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेट्रोल और डीजल है वो हाइड्रोकार्बन कंटेन करते हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। ये दोनों डिफरेंट होते हैं ना, तो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। तो हमें कंपेयर करना है कि एल्केन एल्काइन इन टर्म्स ऑफ देयर जनरल फॉर्मूला बॉन्डिंग और रिएक्टिविटी, और व्हाई एल्केन्स कंसिडर मोर पावरफुल मोर यूजफुल इन पॉलीमर इंडस्ट्री। एल्कीन को ज्यादा पावरफुल मतलब ज्यादा यूज क्यों किया जाता है पॉलीमर इंडस्ट्री। एल्केन एल्काइन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं दो मोस्ट फंडामेंटल होमोलोगस सीरीज को, हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये दोनों कंसिस्ट होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, लेकिन स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है क्योंकि इनमें केमिकल बिहेवियर और इंडस्ट्री का, इसी वजह से इस उनकी जो केमिकल बिहेवियर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन डिफर कर जाएंगे। तो अगर इनको कंपेयर करें तो इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है, इसमें H2n ही रहेगा, ये सैचुरेटेड होता है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बॉन्डिंग देखें तो इनमें डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इसमें एक पाई बॉन्ड रहेगा और एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा बिटवीन द कार्बन एटम्स। रिएक्टिविटी देखिए तो इसमें जनरली इनर्ट रहते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं अंडर पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं अंडर कोर्स एडिशन रिएक्शन। जैसे अगर एग्जांपल देखें हम हाइड्रोजनेशन और ब्रोमिनेशन। कंबशन कंबशन रिएक्शन देखें तो ये बर्न करते हैं विद अ क्लीन एंड ब्लू फ्लेम, जिसमें दैट शोज की कंप्लीट कंबशन हो रही है एल्केन्स के फॉर्म, अगर एल्केन्स रिएक्ट करते हैं तो। लेकिन एल्केन्स में अगर देखें तो ये स्मोकी और येलो फ्लेम रिलीज करते हैं ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट की वजह से। और एल्कीन्स हैं वो वाइटली क्यों यूज किए जाते हैं पॉलीमर इंडस्ट्री में, क्योंकि एल्कीन्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के। प्राइमरीली क्यों, क्योंकि इनके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। लेकिन जो पॉलीमर इंडस्ट्रीज होती हैं जो वो यूज करते हैं इनके डबल बॉन्ड को इन द प्रोसेस, जिससे वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कर पाते हैं। अगर देखें अगर ब्रेकडाउन होता है डबल बॉन्ड का, अनलाइक अल्केन विच हैव नो रूम, जैसे अल्केन के पास तो कोई नया एटम ऐड करने के लिए स्पेस ही नहीं होता। लेकिन अल्केन्स के केस में जाता है पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से जो कि रिलेटिवली वीक होता है, तो हम इजीली इसको ब्रोकन डाउन करके स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आप नए बॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हो कार्बन की साइड। तो किस तरीके से, बाई चेन फॉर्मेशन, जैसे मोनोमर्स ले लें हम और उनको पॉलीमर्स में कन्वर्ट करें। जैसे बिकॉज ईच एल्कीन मॉलिक्यूल है वो लिंक कर सकते हैं दो अलग मॉलिक्यूल से, तो थाउजेंड्स ऑफ दीज यूनिट्स कैन ज्वाइन टुगेदर इन अ कंटिन्यूअस चेन। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो ईथीन है वो पॉलीथीन में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन, जो कि हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, बोटल्स होती है। प्रोपीन के केस में देखें तो ये पॉलीप्रोपीन जो किए जाते हैं फॉर रोप्स एंड क्रेट। क्लोरोइथेन का केस देखें तो फिनाइल क्लोराइड, इसका जो विनाइल क्लोराइड है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि पाइपिंग और इंसुलेशन में यूज होता है। तो जो ये एल्केन्स और अल्कीन्स हैं इनके अगर स्ट्रक्चर वर्सेटिलिटी देखें हम, तो जो एल्कीन जो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर कोई स्पेस होता नहीं है कि आप नए एटम्स इंट्रोड्यूस कर सको, तो इसीलिए ये एक्सीलेंट फ्यूल्स होते हैं, दैट इज रिलीज एनर्जी थ्रू कंजप्शन।
लेकिन अल्कीन्स होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल होता है फॉर द सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरेबल मटेरियल। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट कंटेक्स्ट दिया हुआ है हमसे कि ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान डिफरेंट फ्रैक्शन कलेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंज। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता है, उस हिसाब से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन है एक्स जो कि कंसिस्ट होते हैं 5 से 10 कार्बन एटम की। व्हेन एक्स इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, जब एक्स जो है ये जिसके पास 5 से 10 कार्बन है उसको हाई टेम्परेचर से कंडीशन में और हाई प्रेशर की कंडीशन में लेके रखते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स कि पायरोलिसिस की प्रोसेस करवा रहे हैं, तो वो यील्ड करते हैं एक शॉर्टर चेन अल्कीन एंड अल्कीन। तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये जो कि डिस्क्राइब करी जाती है पायरोलिसिस, और इसी कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है फूड इंडस्ट्री में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मेंशन करनी है कि क्रैकिंग क्या होता है और क्या एल्कीन और एल्कीन प्रोड्यूस करते हैं, और कंपेयर करनी है नॉक रेजिस्टेंस क्या होता है फॉर द स्ट्रेट चेन एल्केन वर्सेस ब्राउन चेन एल्केन इन इंटरनल कंबशन इंजन। तो स्पेसिफिकली स्टार्ट करते हैं इन द फर्स्ट विच इज आस्किंग आइडेंटिफिकेशन और सिग्निफिकेंस बताना है कि क्या प्रोसेस है। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है पायरोलिसिस जो डिस्क्राइब किए क्वेश्चन में वो क्या होती है क्रैकिंग। दैट मीन्स क्रैकिंग में क्या होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है हायर एल्केन्स का स्मॉलर एल्केन्स के अंदर। मतलब लॉन्ग चेन्स होंगे उनको स्मॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर एल्कीन्स में कन्वर्ट कर दिया जाए किस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो फ्यूल इंडस्ट्री में इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा कि ये प्रोड्यूस करता है लाइटर हाइड्रोकार्बन जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, फ्रॉम द हैवियर फ्रैक्शन। तो इससे क्या होगी इंक्रीज करती है सप्लाई ऑफ फ्यूल्स विद हायर डिमांड। तो प्रोवाइड्स ये क्या प्रोवाइड करेगा एल्कीन, एल्कीन प्रोवाइड करेगा एज रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जैसे कि प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा। बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम देखें क्रैकिंग की जो कि ऑफ एन हेक्सेन, दैट मीन कि 6 कार्बन एटम है इसके पास और 14 हाइड्रोजन है। इसको हीट करेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ C4H8 एंड C2H6। ठीक है, तो एल्केन और एल्कीन फॉर्मेशन दैट इज ब्यूटीन वो की एल्कीन होती है और एक मीथेन जो कि एल्कीन। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और इसी तरीके से रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है। कंपैरिजन करें हम लोग रेजिस्टेंस का मीन कि अगर हमारे पास स्ट्रेट एल्केन्स हैं तो वो लोअर ऑक्टेन रेटिंग की होंगी, मोर प्रोन टू नॉकिंग इन द इंटरनल कंबशन इंजन। ब्रांच अगर चेन अल्केन की फॉर्म हो रही है तो वो हायर ऑक्टेन रेटिंग में आ जाएंगी और ग्रेटर नॉक रेजिस्टेंस शो करेंगे और स्मूदर इंजन की फॉर्म होगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर ब्रांचिंग कम होती है तो टेंडेंसी है प्रीमेच्योर इग्निशन वो कम हो जाती है, और जो ब्रांच का एल्केन्स है वो ज़्यादा इफिशियंट होते हैं एज फ्यूल। एप्लीकेशन पे आते हैं, एक कैंडिडेट है उनके पास 3 अनलेबल्ड बोतल्स है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्यूटेनॉल है। तो डिस्क्राइब करना है लूकास टेस्ट क्या होता है और इसके यूज से हम टेस्टिंग किस कैसे कर सकते हैं अल्कोहल को। तो स्पेसिफाई करना है रिएजेंट्स जो यूज करेंगे ऑब्जर्वेबल टर्बिडिटी टाइम एट रूम टेम्परेचर क्लास में। ठीक है, और अगर सेकेंडरी ब्यूटेनॉल को देखें जो ट्रीट किया है आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी। इस टेस्ट का नाम बताना क्या केमिकल फॉर्मूला है जो कि और जो भी प्रेसिपिटेट बना है उसका। टर्शियरी ब्यूटेनॉल के केस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है कंपेयर विद प्राइमरी ब्यूटेनॉल। सबसे पहले ल्यूकस टेस्ट को समझेंगे। तो इस रिएक्शन टेस्ट के अंदर ल्यूकस रिएजेंट जो कि मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 एनहाइड्रेट। तो इसमें क्या होगा कि जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगी ल्यूकस रिएजेंट के साथ और अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन है। तो इस रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है कि आपने किस क्लास का अल्कोहल यूज किया है। तो फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल अल्काइल क्लोराइड को करेगा टर्बिडिटी। तो अगर टेम्परेचर देखें हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो प्राइमरी ब्यूटेनॉल है वो टर्बिडिटी शो नहीं करता जब रिएक्शन होती है तो। लेकिन जो ब्यूटेनॉल है वो टर्बिडिटी शो करता है 5 से 10 मिनट में, और टर्शियरी ब्यूटेनॉल है इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करता है विद इन सेकेंड्स। तो दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट बाय यूजिंग ल्यूकस टेस्ट कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। हाइड्रोफोम टेस्ट से भी हम इस चीज को आगे फर्दर करेंगे रिएक्शन सेकंड पार्ट के क्वेश्चन का। तो इसमें टेस्ट का नाम क्या है हाइड्रोफोम टेस्ट, और ऑब्जर्वेशन क्या है कि सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा इस टेस्ट में हाइड्रोफोम टेस्ट में। कैसे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी दैट इज CH3 एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटेनॉल लेंगे उसकी रिएक्शन करवाएंगे I2 और NaOH के साथ, तो हमें CHI जो कि येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा और बाकी साथ में अदर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस क्या होती है टर्शियरी ब्यूटेनॉल की। जो प्राइमरी ब्यूटेनॉल होता है उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे attached to the carbon bearing OH group allowing easy oxidation to aldehydes and then aldehydes।
तो प्राइमरी ब्यूटेनॉल है वो अटैच करते हैं कार्बन को जिसके पास OH भी प्रेजेंट होता है, और वो ऑक्सीडेशन उनका होके एल्डिहाइड और HCl बना लेते हैं। टर्शरी ब्यूटेनॉल के केस में देखिए तो इनके पास OH ग्रुप जो अटैच होता है कार्बन के पास, उसके हाइड्रोजन एटम है वो डायरेक्टली, नो हाइड्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता टर्शरी में। तो एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिससे प्रिवेंट होती है ऑक्सीडेशन, और इस वजह से जो टर्शरी अल्कोहल है वो रेजिस्टेंट होते हैं कंपेयर टू द प्राइमरी अल्कोहल। जो प्राइमरी है वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, लेकिन टर्शरी के पास वो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता, बॉन्डेड नहीं होता कार्बन के, तो इस वजह से ये ऑक्सीडेशन नहीं शो करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टास्क जिसमें मेंशन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नॉन फॉर देयर डिस्टिंक्ट एसिडिटी एंड एबिलिटी टू फॉर्म एस्टर्स। ये एक टास्क है जिसमें हमें दे रखा है कि फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करो, कैसे एक्सप्लेन करनी है ऑब्जर्वेशन और केमिकल रिएक्शन जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है बाइकार्बोनेट के साथ, और इसको डिस्टिंग्विश करना है कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम फिनोल, फिनोल से इनको डिफरेंशिएट करना है। अगले क्वेश्चन में इसी का पार्ट है जिसमें पूछा है कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें मिथेनॉइक और इथेनॉल के बीच में रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसमें एसिड कैटलिस्ट के फॉर्म में जो यूज हुआ है इसका रोल क्या है। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन तीनों को, और किस तरीके से ये हुआ है ये एक्सप्लेन करना है। तो फंक्शनल ग्रुप की एनालिसिस करेंगे, जब इथेनोइक एसिड हमारे पास है रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो वो CO2 की एफिशिएंसी करता है ना, ये हमने एक पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो इसकी केमिकल रिएक्शन हम मेंशन कर सकते हैं, राइट, इजी। तो रिएक्शन रीजन क्या होगा इस टेस्ट का कि ये रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास सफिशिएंट, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो सफिशिएंटली एसिडिक होता है जिससे वो CO2 लिबरेट कर देते हैं, लेकिन फिनॉल्स जो है वो वीकर एसिड्स होते हैं, तो वो इजीली वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं NaHCO3 के साथ कि वो प्रोड्यूस करे CO2। तो इस तरीके से हम टेस्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फिनॉल से। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, इसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है जिसमें कह रहा है कि मिथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है फिनॉल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके टू फॉर्म एस्टर। तो इसमें कैटलिस्ट का रोल बताना है कि जो H2SO4 का क्या रोल है, ये रिएक्शन हमारे यहाँ पे मेंशन है, राइट इट डाउन कर देंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे कि रोल ऑफ कैटलिस्ट बताएंगे, तो अगर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह यूज करेगा, दैट मीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, जिससे क्या होगा कि एक डिहाइड्रेटिंग जो एजेंट है रिमूविंग वाटर एंड शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द एस्टर फॉर्मेशन, जिसकी वजह से एस्टर फॉर्मेशन होता है। एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों कंपाउंड्स में, इथेनोइक एसिड, क्लोरोइथेनोइक एसिड और इथेनॉल में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा हमारा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारे पास क्लोरोइथेनोइक एसिड, फिर इथेनोइक एसिड और सबसे कम इथेनॉल। इथेनॉल और इथेनोइक का तो हमें पता था, और क्लोरो इथेनोइक का सबसे ज्यादा कैसे हुआ, क्योंकि इथेनॉल है वो वीक एसिड होता है क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है, तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं। इथेनॉइक में देखिए तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है एसिटेट आयन के, और ये डाइमर्स फॉर्म करते हैं, जो हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था। क्लोरोइथेनॉल में देखिए इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन प्रेजेंट है जो कि एक्सर्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेबलाइज करता है कॉन्जुगेट बेस को फर्दर, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक नेचर में आ जाता है। अगले में देखिए कंजप्शन ऑफ स्परियस लिक्विड है जो कि लीड टू द ट्रेजेडीज इन्वॉल्विंग ब्लाइंडनेस या डेथ। तो ये एक स्परियस लिक्विड के बारे में कुछ बताना है हमें, जो कि फ्रीक्वेंटली, दिस इज फ्रीक्वेंटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये किस तरीके से फॉर्म होता है जो ये लिक्विड है, ये मिथेनॉल की वजह से एज अ कंटामिनेंट इन इथेनॉल। तो ये स्परियस लिक्विड जब बनता है वो इथेनॉल के अंदर प्रेजेंस होती है मिथेनॉल की, तो इसके पीछे हमें बायोकेमिकल रीजन बताना है कि मिथेनॉल है वो ज़्यादा टॉक्सिक क्यों होता है ह्यूमन बींग्स को, और मेटाबॉलिक कन्वर्शन बताना है इसका लीवर के अंदर, और डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है इंडस्ट्रियल पर्पज में, एडिंग पायरिडिन का क्या रोल होता है, कॉपर सल्फेट का क्या रोल होता है इसके अंदर। ब्रीफली हमें डिस्क्राइब करना है इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल ऑन CNS एंड यूरिन, तो इससे क्या क्या असर होता है। तो बायोकेमिकल टॉक्सिसिटी देखेगा मिथेनॉल की, मिथेनॉल खुद से हाई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर सकता, इसका मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है फॉर्म होता है लीवर के अंदर, इस वजह से ये हाईली टॉक्सिक हो जाते हैं ये ह्यूमंस के लिए। तो ऑक्सीडेशन होता है मिथेनॉल का लीवर के अंदर, कैसे, जो एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, वो ऑक्सीडाइज कर देता है मिथेनॉल को इनटू मिथेनॉल, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो सेलुलर कोएगुलेशन किसके वजह से होता है, मिथेनॉल है वो हाईली रिएक्टिव है, तो इसकी वजह से क्या होता है वो रिएक्ट करता है रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल कॉजिंग द प्रोटोप्लाज्म टू कोएगुलेट। तो अगर प्रोटोप्लाज्म कोएगुलेट होगा, जैसे कि एग हार्ड हो जाता है ना बॉईल करने पे, उस तरीके से हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो हार्डन हो जाएगा, और जिससे क्या होगा
कि जो मिथेनॉल है फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनोइक एसिड, तो फिर वो फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो अफेक्ट करता है हमारी ऑप्टिक नर्व को मिथेनोइक एसिड बनने के बाद और लीडिंग टू द परमानेंट ब्लाइंडनेस। इन हाई डोज ये इंटरफेयर करता है विद द सेलुलर रेस्पिरेशन भी, फर्दर ये उस पर इम्पैक्ट डालता है लीडिंग टू। तो डीनेचर्ड अल्कोहल और इंडस्ट्रियल एडिटिव्स का किस तरीके से यूज होता है, तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, जैसे कि हमारा इथाइल अल्कोहल है, ये मेड किया जाता है जो कि अनफिट होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस या फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस ये इसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो पर्पस ऑफ एडिटिव, तो ये जो फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है पॉइजनस सब्सटेंस है वो पायरिडीन होता है जो कि यूज किया जाता है टू मेक द अल्कोहल अनपैलेटेबल, कि वो ड्रिंक नहीं करी जाए। तो कॉपर जो सल्फेट है एडिड टू द गिवन अल्कोहल और जिससे वो डिस्टिंक्ट ब्लू कलर देता है, सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एज इंडस्ट्रियल ग्रेड एंड नॉट फॉर ड्रिंकिंग। तो जो भी इंडस्ट्रियल पर्पज से अल्कोहल फॉर्मेशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि पायरिडीन ऐड कर दिया जाता है जिससे एक डिस्टिंक्ट कलर पता चल जाता है, देख के ही पता चल जाता है दैट इज नॉट पैलेटेबल, कि कोई पी नहीं सकता है इसको, नॉट ड्रिंकेबल स्टेट में होगा अगर उसमें ब्लू कलर प्रेजेंट होगा कोई भी अल्कोहल है हमारे पास। तो और दैट मीन्स कि वो इंडस्ट्रियल ग्रेड का अल्कोहल। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं वो अलाउ करती हैं कि यूज करें इथेनॉल विदाउट पेइंग द हाई एक्सेस ड्यूटी, लीव्ड ऑन द पोर्टेबल लिक्विड, प्रिवेंटिंग इट्स डाइवर्जन टू द ब्लैक मार्केट फॉर ड्रिंक। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज है वो डाइवर्ट कर उसका अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ब्लैक मार्केट में ड्रिंकिंग की तरफ यूज ना किया जाए। तो इफेक्ट क्या होगा इथेनॉल का अगर सीएनएस पे और लीवर पे, तो जब वाइल एथेनॉल इज लेस एक्यूटली टॉक्सिक देन मिथेनॉल, तो अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन होगी लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या शो करेगा, सीएनएस के अंदर इथेनॉल एक्ट करता है डिप्रेसेंट, कि ये स्लो डाउन कर देता है मेटाबॉलिक प्रोसेस और अफेक्ट करता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाय अफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि ये मसल कोऑर्डिनेशन को कम कर देता है, मेंटल कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस और लोअर इन्हिबिशन करता है, जिससे क्या होता है कि फर्दर अगर ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हो गए, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में देखें तो लीवर है वो एक प्राइमरी साइट होती है इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म में। तो जो अगर क्रोनिक इनटेक अगर कोई कर रहा है लॉन्ग टर्म अगर इसका कंजप्शन कर रहा है, तो क्या होगा कि लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर, फैटी लीवर डिपॉजिट हो जाएंगे और ओवर टाइम जो हेल्दी लीवर टिश्यू है वो रिप्लेस कर जाएंगे बाय फाइब्रस स्कार टिश्यू, जो कि एक कंडीशन होती है सिरोसिस की, और ये इवेंचुअली लीड्स टू द लीवर फेल, तो इस तरीके से डेथ हो जाती है। तो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस टास्क विद आइडेंटिफाइंग टू कलरलेस गैस। तो ये दो कलरलेस गैसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको टास्क मिलता है ए और बी गैस है, जिसमें जो ए गैस है वो मेजर कंपोनेंट है नेचुरल गैस से और जो सब्सटीट्यूशन शो करती है क्लोरीन के साथ इन डिफ्यूज सनलाइट में। लेकिन जो गैस बी है वो डिहाइड्रेशन ऑफ बाय obtained by dehydration of ethanol और डीकलराइज हो जाती है, डीकलराइजेज द अल्कलाइन पोटेशियम परमानेंट। तो ये हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो हमें तो क्या गैस हमें रिएक्टेंट बताना है कि क्या रिएक्शन है, तो गैस ए और बी क्या है और उनका आइडेंटिटी नेम बताना है, ये केमिकल इक्वेशन राइट डाउन करनी है और इनका कॉमन नेम बताना है। रिएक्शन बी में भी तो ए का है, तो बी में क्या कॉमन नेम है रिएक्शन के जो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हो रही है और कलर चेंज जो ऑब्जर्व हो रहा है वो बताना है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो जो गैसेस है हमारे पास क्या है, मेजर कंपोनेंट है नेचुरल गैस की, तो दैट इज मीथेन। तो आईपीएस इंडियन क्या हो जाएगा इसका, मीथेन। और गैस बी जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल से और डिकलराइज कर देती है केमिकल, दैट मीन्स इट इज द इथीन गैस। तो ये मेमोराइज करने वाली चीज है, आप लोग लर्न कर लेंगे इसको, आईपीएस इंडियन भी इथीन है। तो अगर रिएक्शन देखें गैस ए क्लोरीन के साथ, तो रिएक्शन क्या शो करेगी, ये हमारा मीथेन है, इसकी क्लोरीन गैस के साथ लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो दैट विल फॉर्म these products. So in diffused sunlight, methane undergoes free radical substitution reaction also, forming the chloromethane and hydrochloride. रिएक्शन बी में देखिए, तो गैस बी के साथ देखें तो इसमें जो रिएक्शन का नाम है दैट इज कॉल्ड बेयर्स टेस्ट, दैट इज यूज टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, जो कलर चेंज होता है KMnO4 सोल्यूशन का, वो फेड करता है, फेड्स टू कलरलेस और ब्राउन प्रेसिपिटेट। टेक्निक कि जो पर्पल कलर होता है KMnO4 वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है और ब्राउन प्रेसिपिटेट नीचे इकट्ठे हो जाते हैं ड्यू टू MnO2 की वजह से। तो MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, जैसे ये हमारी है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं जो कि O है हमारा ऑक्सीजन, जिसमें एल्केन KMnO4 है, उसके साथ रिएक्ट करने पे हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इथेन ऑक्सीडाइज हो जाती है और इथेन 1,2 डायोल दैट इज ग्लाइकोल की फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल अगर हो रहा है
तो मोलेसेस आर फर्मेंटेड यूजिंग यीस्ट। हाउएवर फॉर मेडिकल यूज इथेनॉल यूज किया जाता है तो often denatured to prevent misuse। denature करके जाते हैं इथेनॉल जो हमारी पड़ा वो वाली चीजें। और मोलेसिस का बताना फर्मेंटेशन किस तरीके से ये प्रोसेस है। तो नेम करने में टू एंजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं यीस्ट के अंदर जो कन्वर्ट करके सुक्रोज को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंडली आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बताना है कि वो किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इथेनॉल को फ्रॉम इथेनॉल और व्हाई इथेनॉल गिव्स ए पॉजिटिव रिजल्ट। इथेनॉल जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट क्यों शो करता है, इथेनॉल नहीं शो। फ्रॉम द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताना है, एक्सप्लेन व्हाई इथेनॉल जो है वो कंसिडर किया जाता है डिप्रेशन और इसकी क्रोनिक कंजप्शन फैटी लिवर का सिम्टम है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने प्रिपरेशन में करा। तो ये इस वाला एग्जांपल देखते हैं तो टू एंजाइम्स जो कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज को इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है इन्वर्टेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या है, इस रिएक्शन यूज होते हैं। जो इन्वर्टेज होता है वो हाइड्रोलाइज करता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दैट इज द रिएक्शन। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। H2 के साथ जब इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट होती है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज फ्रक्टोज। और जाइमस क्या करता है कि फर्मेंट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फर्दर क्या होता है इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज द रिएक्शन। ग्लूकोज या फ्रक्टोज है उसका जाइमस है, ये प्रोडक्ट फॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, डिटेक्ट करता है कंपाउंड C3 ग्रुप जो कि यूज किया जाता है दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फर्दर ऑक्सीडाइज क्या फॉर्म कर लेता है ये एसिटिल्डिहाइड। इथेनॉल क्या है, ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटिल्डिहाइड अंडर द टेस्ट कंडीशन कौन से आइडोफॉर्म में, व्हेन देन which then react with iodine in the presence of alkali to give yellow crystal of iodoform। तो येलो क्रिस्टल फॉर्म होता है जैसे ये इथेनॉल जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। फिर इसके अंदर I2 और NaOH ऐड करेंगे तो हमारे पास एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और साथ में अदर। तो मिथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज टू फॉर्मेल्डिहाइड जो कि कंटेन नहीं करता फिर OCH3 ग्रुप, क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन होता है तो हेल्थ मिथेनॉल है वो आइडोफॉर्म टेस्ट को शो नहीं करेगा। इसके पास जिसके पास ये ग्रुप प्रेजेंट होगा के पास COCH3 वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा वही आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देगा। कंक्लूजन क्या करेंगे हम, इथेनॉल में पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट टेस्ट देता है कैसे, येलो प्रेसिपिटेट कराता है लेकिन इथेनॉल एक नहीं देता, नेगेटिव टेस्ट देता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं इथेनॉल के, जो हम पढ़ चुके हैं रिप्रेजेंट एक्शन होता है किस तरीके से कि इफेक्ट करता है हमारे गामा अमीनो बुटाइलिक एसिड को, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन का जो कि स्लो डाउन करता है सिग्नल एक्टिविटी को और इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन लीड करता है ब्रेन के अंदर और ड्राउजिंग में ये रिजल्ट करता है रिड्यूस्ड अलर्टनेस। फैटी एसिड फैटी लीवर की सिंड्रोम कब होती है, जब क्रॉनिक इथेनॉल की कंजप्शन होती है तो इथेनॉल है वो मेटाबोलाइज हो जाता है एसिटाइलडीहाइड में जो कि डिस्टर्ब करता है लिपिड के मेटाबॉलिज्म, जिससे जो फैट्स हैं वो सिंथेसिस फैटी एसिड है वो ब्रेक डाउन को इनहिबिट कर देता है और रिजल्ट करता है फैट इन द लीवर सेल्स, जिससे हेपेटाइटिस और सिरोसिस की कंडीशन रिजल्ट कर जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर करो एसिडिटी ऑफ इथेनॉइक एसिड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फिनॉल। तो फिनॉल और इथेनॉइक के साथ हम पढ़ चुके हैं, HCl के साथ सैलिफिकेशन रिएक्शन भी हमारी हो चुकी है। हमें इथेनॉल इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल का बैलेंस इक्वेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं H2SO4 और हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं यूजिंग मेटल मेटल कार्बोनेट दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी हमारी हो चुके हैं। अरेंज करना है इन तीनों को, ये क्वेश्चन हो चुका है, बस इसमें पीके वैल्यूज को नोट में रखते हुए सोल्व किया। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्टली हो चुका है तो दोबारा से हम रिविजन नहीं करें, आप इसको पोज करके चेक कर सकते हो, बाकी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं रिपीट नहीं लगा। कुछ एक पॉइंट्स हैं फिर एक्चुअली होंगे। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, कोल और पेट्रोलियम में जो प्राइमरी सोर्स है हाइड्रोकार्बन में इंडस्ट्रियल हाइड्रोकार्बन की, बट देयर फॉर्मेशन प्रोसेस एंड कम्बिनेशन कंपोजिशन डिफर करती है सिग्निफिकेंटली। एक्सप्लेन करना है हमें कार्बनाइजेशन क्या होता है प्रोसेस और क्यों मतलब कैसे टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है वो डिटरमाइन करते हैं वेराइटी ऑफ कोल को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये हम कर चुके हैं और व्हाई इज दिस मेथड यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन ही क्यों यूज करी जाती है रिफाइन करने के लिए क्रूड ऑयल को। नेम करना है वो इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन टोल्यूइन। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक बियॉन्ड जस्ट देयर स्मेल। तो स्मेल के अलावा इनको एरोमेटिक क्यों कहा। सबसे पहले देखते हैं कार्बनाइजेशन ऑफ कोल क्या होता है। कार्बनाइजेशन क्या होती है, प्रोसेस होती है इसमें स्लो हीटिंग करी जाती है वुड की या प्लांट मटेरियल की दैट इज बायोमास अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ फ्यूल, जो कि फॉर्मेशन करती है कोल की ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो ये प्रोसेस क्या होगी, प्लांट मैटर है तो हीट में कन्वर्ट होगी फिर नाइट में फिर कोल में और फिर एंथ्रासाइट।
तो एज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस तो जो वोलेटाइल मैटर है वो डिक्रीज होगा इनके अंदर और जो कार्बन कंटेंट है वो राइज करेगा। तो फ्रॉम मूविंग टुवर्ड्स दिस जो कार्बन कंटेंट है वो राइज करेगा। तो वेराइटी ऑफ कोल्स है, जो लिग्नाइट है वो लोवेस्ट ग्रेड का है, फाउंड अंडर रिलेटिवली लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो इसके अंदर हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। जबकि इसी लाइन से हम समझ सकते हैं कि जो एंथ्रासाइट है वो हाईएस्ट ग्रेड का है क्योंकि इंटेंस प्रेशर टेम्परेचर मैक्सिमम कार्बन कंटेंट के साथ है और इसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों किया जाता है क्रूड ऑयल को, सिंपल डिस्टिलेशन से क्यों नहीं किया जाता? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें मिक्सचर ऑफ लिक्विड सेपरेट किए जाते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स में बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे इनको सेपरेट किया जाता है जो भी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स प्रेजेंट है। और वाई सिंपल डिस्टिलेशन क्यों यूज की जाती है? क्योंकि क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है जो कि काफी क्लोज होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना, फ्रैक्शनल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट्स क्रिएट करके और इफिशिएंट सेपरेशन कर सकते हैं हम इनटू द यूजफुल फ्रैक्शन जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेट। सिंपल डिस्टिलेशन इस चीज को, इस लेवल ऑफ सेपरेशन को अचीव नहीं कर सकती जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में देखते हैं तो जो प्राइमरी इंडस्ट्रियल सोर्स है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जैसे कि बेंजीन हो गई, टोल्यूइन हो गया, ये प्राइमरीली ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द कोल टा एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल कार्बोनाइजेशन और ऑल्सो फ्रॉम द पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये बाई प्रोडक्ट से फॉर्म होते हैं। ये एरोमेटिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मैनी ऑफ दीज कंपाउंड हैव डिस्टिंक्टिव ऑर्डर होते हैं इनके अंदर। तो केमिकली ये एरोमेटिक टर्म की जाते हैं क्योंकि इनके पास बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर होता है जो कि which allow Huckel's rule, that is 4n plus 2 pi electrons, giving them a spatial stability due to resonance relocalization. all know कि बेंजीन का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस रीलोकलाइजेशन की शो करता है, दैट मीन्स स्पेशल स्टेबिलिटी शो करता है। thus जो एरोमेटिक है is about the structural stability and electronic configuration, not just about their smell. So that is it for this chapter, carbon and its compound. Thanks for watching. If you like the video, do like, share and subscribe and stay tuned for more such videos. आगे हम पूरे जो सिलेबस है उसको हर एक चैप्टर वाइज हमने जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे और आप वो जाके जो चैप्टर आपको देखना है वो देख सकते हैं। सब कुछ डिटेल से मेंशन है। So all will be helpful to you. That's it for today. Thank you.